सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। मेरे साथ प्रोग्राम में एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर जनाब राना ताहिर और सीनियर सहाफ़ी जनाब फ़खर रहमान साहब मेरे साथ हैं। और कोयटा से हमें ज्वाइन किया है हमारे जो कोयटा के ब्यूरो चीफ़ हैं जनाब शहज़ादा ज़ुल्फ़िकार साहब, और इनका एक और भी डिस्टिंक्शन इन्होंने हासिल की है कि ये अभी PFUJ के प्रेसिडेंट भी हैं। बहुत बहुत शहज़ादा साहब आपको बड़ी मुबारकबाद। अब आप हमारे नुमाइंदे भी हैं सहाफ़ियों के, PFUJ को भी आप लीड कर रहे हैं। थैंक यू सर। और कोयटा में बड़ा अहम जगह है कोयटा, और ख़ास तौर पर आज जो बहस हो रही है तफ्तान से जो लोग आए हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि शायद वो ज़्यादा एक वजह बने हैं कोरोना वायरस को फैलाने के, और इसमें हर तरह की बातें हो रही हैं। आज हमने आपको लिया भी इसीलिए है, इस आपसे खुलकर बात करेंगे। 3-4 चीज़ें हैं, मैं बिल्कुल विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं उनकी तरफ जाता हूँ जिस पर हम बात करेंगे। एक तो ये कहा जा रहा है जी कि वो शायद इसमें जुल्फ़ी बुखारी साहब और अली ज़ैदी साहब, और ये एक तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि जो यानी एक जो सेक्टेरियनिज़म पाकिस्तान में उसको हवा देने की बात की जा रही है कि जनाब वो जो एक ख़ास तबके से ताल्लुक़ रखने वाले वज़रा हैं उन्होंने स्क्रीनिंग के बग़ैर वहाँ से लोगों को निकाल लिया है। और फिर ये भी एक तासुर एक सेक्शन दे रहा है कि शायद कोई पता नहीं 1000-1500 को जंगजू थे, वो भी इसी बहाने से वो भी निकल आए हैं। अजीब हर तरह की एक स्पेकुलेशन है। वो शहज़ादा साहब हम आपकी तरफ आएंगे और आपसे इस पर बात करेंगे और आपकी ओपिनियन लेंगे। लेकिन सबसे पहले जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है मैं जो आपको दिखाना चाहता हूं, जिससे थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो कि ये क्राइसिस कोरोना का पूरी दुनिया में ये है क्या, किस तरह से है। हमने भारत में देखा जब कश्मीर का मसला था, उन्होंने स्पेशल लॉ को एब्रोगेट किया, तो साथ ही मोदी ने जो मिनॉरिटीज़ हैं यानी जो मुसलमान हैं उनके लिए जो सिटीज़न एक्ट था उसमें अमेंडमेंट की और पूरे भारत में आग लग गई। मैं आपको एक वीडियो, एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ एक स्टोरी का कि अमेरिका में जहाँ पर कोरोना वायरस है और एक पैनिक फैल गया, अब कनाडा का बॉर्डर भी सील कर दिया गया, अमेरिका और कनाडा का। वहाँ पर लोग असला ख़रीद रहे हैं। असला क्यों ख़रीद रहे हैं भाई? क्या कोई कत्लो गारत शुरू होने वाली है? ये मैं आपको अंदाज़ा हो कि ये अनारकी किस लेवल की है। ज़रा वो चलाइए जी वीडियो क्लिप, वहाँ के जो चैनल ख़बरें दे रहे हैं प्लीज़। ये रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई है जिसमें उसका तर्जमा भी आपको अपनी स्क्रीन पर उसकी सबटाइटलिंग नज़र आ रही थी कि लोग ये फियर कर रहे हैं। लॉस एंजलिस से ये ख़बर उन्होंने दी है कि असला ख़रीद रहे हैं, ज़्यादा असला ख़रीद रहे हैं कि शायद ये जो आने वाले दिन हैं, क्योंकि पूरा मुल्क लॉकडाउन हो रहा है इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें इसका एक ही तरीका है जिस तरह चाइना ने इस वायरस को कंट्रोल किया कि आप लॉकडाउन कर दें। जो लोग जहाँ पर बीमार हैं उनको आप घरों तक महदूद कर दें, क्योंकि इसका एक टाइम है वायरस का, इसका इलाज नहीं है कोई, और इसका जो डेथ रेट है, मोर्टेलिटी रेट भी 2 से 3% है, को बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। आम फ्लू से ज़्यादा लोग मरते हैं, 50,000 बंदे हर साल सिर्फ अमेरिका में फ्लू से मर जाते हैं। तो इसका इलाज सिर्फ यही है कि आप लोगों को उनके घरों तक महदूद कर दें, तो ताकि ये बीमारी जो है ये वहीं पर रह जाए। कनाडा और अमेरिका का बॉर्डर भी सील कर दिया गया। 2 लाख से ज़्यादा लोग 144 काउंटीज़ में गिने जा चुके हैं अमेरिका में कि इतने वो बीमार हैं, और भी ये चीज़ फैल रही है। और अब ये बात हो रही है कि न्यूयॉर्क में भी इसको लॉकडाउन कर दिया जाए। आप एक जो बड़ी डेवलपमेंट और है वो ये है कि स्पेन में हॉस्पिटल्स को, जो प्राइवेट हॉस्पिटल थे उनको नेशनलाइज कर लिया गया, गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया, उनको फौज के हवाले कर दिया। इटली और फ्रांस में भी जो सारे का सारा हेल्थ केयर सिस्टम है उसको वो नेशनलाइज कर रहे हैं। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर ये बात करूँगा आपसे कि आज से 15, 20, 25 साल पहले चले जाएँ, ये वेस्ट, ये सरमायादाराना निज़ाम जो कहता है जमहूरियत यही अवाम के मसाइल का हल है, जिसमें यह कहा जाता था कि नेशनलाइजेशन बहुत बुरी पॉलिसी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अभी तक यहाँ पे लोग जो राइटिस्ट हैं वो गालियाँ निकालते हैं कि जी वो नेशनलाइजेशन की उन्होंने, वो कहते थे सोशलिज्म हमारी मईशत और बरकस निकाल दिया इकोनॉमी का। अब अमेरिका, न्यूयॉर्क का गवर्नर ये कह रहा है अमेरिकन गवर्नमेंट से कि आप ये जो हॉस्पिटल हैं न्यूयॉर्क के सारे प्राइवेट, ये
इनको नेशनलाइज कर लें, हुकूमत फौज इनको टेक ओवर कर ले। स्पेन में हो गया नेशनलाइजेशन, इटली और फ्रांस यहाँ पर बात चल निकली है, वो कर रहे हैं, उन्होंने इंडिया दे दिया। तो ये मैं ज़रा वो जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो कम्युनिस्टों को और कम्युनिज़म को जो बहुत बुरा निज़ाम कहने वाले लोग थे, जो खैर अब तो सारे अपना दीन मज़हब बदल के वो हो गए हैं, नवाज शरीफ साहब के पीछे उनके मुक्तदी बन गए हैं, लेकिन उनके लिए सिर्फ एक ये चीज़ सामने आई कि ये जो सरमायादाराना निज़ाम के जो कंट्राडिक्शंस हैं, जो इनबिल्ट उनके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, इस सारे क्राइसिस ने उसको एक्सपोज किया, उसको बताया कि ये निज़ाम, कल भी मैंने आपको बताया था कि 1000 लोगों पर कितने बेड्स हैं, ये वो जो जिसको कहा जाता है कि ये वो निज़ाम है जी जो इंसानियत की मिराज हैं और पता नहीं महज़ब दुनिया इनको कहाँ ले जाएगी और क्या होगा। ये मैं आपको एक इसका ये मैं आपको बताया कि ये चीज़ें भी साथ साथ हो रही हैं। अब पाकिस्तान पे आ जाते हैं, जिस पर मैं अपने मेहमानों से भी बात करूँगा। एक अजीब बात कर रहे हैं शहबाज गिल साहब। सिंध चीफ मिनिस्टर ने बिल्कुल सही टाइमली कदम उठाया है। आपकी सिर्फ गुफ्तगू मसाइल का हल नहीं है, आपको लोगों को क्वारंटाइन करना होगा। इसका एक ही हल है, इसका एक ही इलाज है, वगरना सोसाइटी में पैनिक फैल जाएगा। लोग कहाँ जाएंगे, हॉस्पिटल नहीं है, बेड नहीं है, आप क्रिएट भी नहीं कर सकते, तो लोगों को घरों तक महदूद रखें। और वो कह रहे हैं शहबाज गिल साहब, मुझे बड़ी अफसोस, बड़े अच्छे आदमी है, मैं बहुत उनकी कदर करता हूँ, लेकिन ये क्या बात है कि जी गार्डियन की रिपोर्ट पे मुराद अली शाह ने ये कर लिया। ओ भाई, आप भी तो वेस्ट को फॉलो कर रहे हैं ना, निज़ाम दुनिया का आप जिसको मानते हैं, जहाँ से आप आए हैं। आप क्या कहते हैं, अमेरिका महाताकत जी, सुपर ताकत, ये मगरब का निज़ाम ज़बरदस्त जी, इसी को फॉलो करें, इन यही बेंचमार्क हैं। तो अगर उन्होंने उसको फॉलो कर लिया तो ठीक किया भाई। आपको चाइना इस बीमारी से निकला इसलिए है कि उन्होंने वुहान को कंट्रोल कर लिया। आप कह रहे हैं दुकानें कैसे बंद होगी, आप रुपयों के पीछे पड़े हुए हैं, यहाँ पे इंसानी जिंदगियों का मामला है। अपनी सोच को ठीक करें। ये अब प्राइम मिनिस्टर को सही मशवरा दें खुदा के लिए। ये इस तरह, मतलब मैं आप कुछ कहना नहीं चाहता, बिकॉज आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट, लेकिन ये आप क्या बातें कर रहे हैं, वीडियो बयान देने शुरू कर दिए, आपको अपनी लीडरी चमकाने का शौक है, मत करें ऐसा। आप ये इमरान खान पे लोगों का बड़ा एतमाद है, लोग देख रहे हैं लीडरशिप, एंड प्राइम मिनिस्टर इज टेकिंग राइट डिसीजंस। वो गए हैं, डीजी खान भी गए हैं, लेट हिम टेक द राइट डिसीजन। खराब ना करें, स्टिग्मेटाइज ना करें। बहरहाल इस पर हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। शहजादा जुल्फ़िकार, आपसे मेरा पहला सवाल है कि तफ्तान से जो लोग आए हैं, ये बयान फरमाइएगा कि वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग अली जैदी और जुल्फ़ी बुखारी के कहने पर निकाले गए हैं, या वहाँ पर निज़ाम ही ठीक नहीं था। आपके पास क्या इत्तलात है? विदाउट मिंसिंग वर्ड्स, प्लीज से वट एवर इज योर फाइंडिंग। थैंक यू सर। मैं तो पहले दिन जिस वक्त ये सिलसिला शुरू हुआ कि कुंभ में इत्तलात आई कि कुंभ में इस वक्त कोरोना वायरस का जो है वो एक वबा उसकी फूट पड़ी है, और उसके बाद ये गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया कि बॉर्डर को आप बंद कर दें, तो सेकंड डे या थर्ड डे जो है मैं वहाँ गया, मैं उस टीम के साथ था, हमने जाके वो जायज़ा लिया। अब बहुत से लोगों के लिए, जो लोग सोचते हैं वो सोचते हैं कि शायद तफ्तान ऐसी जगह है कि जैसे आप कहें कि कोयटा या दूसरे बड़े शहर या पंजाब का एक बड़ा अच्छा बड़ा शहर जिसमें बहुत तबी सहूलियात होंगे, वहाँ एक BHU है, बेसिक हेल्थ यूनिट जो है उन्होंने वो कायम किया हुआ है, वो 30 मरीज़ों के लिए। उसकी टोटल जो गुंजाइश है वो ये है। उसके अलावा आपको 150 किलोमीटर पर एक उससे बड़ा छोटा हॉस्पिटल आपको मिलेगा। उसके बाद 320 किलोमीटर पर दालबंदीन में आपको कोई हॉस्पिटल मिलेगा। चाइनीज़ ने अपना हॉस्पिटल ख़ुद बनाया हुआ है, बहुत करीब है। सेंदक प्रोजेक्ट जो है वो कुछ 17 किलोमीटर पे है, उन्होंने अपना खुद हॉस्पिटल बनाया हुआ है, और वो लोकल लोगों को कुछ थोड़ी सी दवाइयाँ वगैरह देते हैं। अदरवाइज़ आपको कोयटा तक 700 किलोमीटर है, आपको वहाँ से मरीज़ को लाना, शिफ्ट करना, ये सारा कुछ। पाकिस्तान हाउस बना दिया गया है, एक बड़ा कंपाउंड है। ये बनाया इसी गर्ज से था कि यहाँ से हमारे अहले तशी भाई जो है वो यहाँ से उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता था, और बॉर्डर से उनको जो है टाइमिंग इस तरह होती थी कि बॉर्डर क्लोज़ है, एक रात उनको ठहराया, 200, 500, 3000 की तादाद वहाँ है गुंजाइश रखने की, और उनको वहाँ ले जाया जाता था, या वहाँ से आने वाले लोग उनको ठहराया जाता था, क्योंकि सिक्योरिटी का प्रॉपर इंतज़ाम होने के बाद उनको मुख्तलिफ बसेज़ में कुछ 100 बसेज़ को उनको बिठाकर उनको लाया जाता था। अब जिस वक्त ये ज़ायरीन का आने का सिलसिला शुरू हुआ, तो आपके पास सिवाय सिक्योरिटी भी आपने देखनी है कि ये ना हो कि कोई चला जाए सिक्योरिटी की उस इसार को तोड़कर और उसके बाद एक और मसला हो।
और उसके पास इतने इंतज़ामात नहीं थे। हमें जो उस वक्त बताया गया था कि 9,500 लोग जो हैं ईरान में पाकिस्तानी हैं, जिनमें 6,000 ज़ायरीन हैं। अब 6,000 ज़ायरीन को बैचेस में लाकर 14 दिन ठहराना, कहाँ आप 2 घंटे 4 घंटे तफ्तान में या एक रात उनको ठहराते थे, अब आपको 14 दिन क्वारंटाइन में आपने उनको ठहराना है। क्वारंटाइन में कैसे ठहराएंगे? अब हुआ क्या कि वहाँ से 73 ज़ायरीन आए, पहला बैच उनका, और यहाँ से 200 ज़ायरीन जा रहे थे अगले दिन। अब जो भी वो इकट्ठे हो गए तो ज़ाहिर है कोयटा वाले कह रहे थे कि हमारा कसूर क्या है, हमें क्यों ठहराया। वो 73 इनके साथ मिक्सअप हो गए। अब उनको 14 दिन वहाँ ठहराना था। ज़रूर कोई बेहतियाती ज़रूर हुई है कि 14 दिन के बाद उनको या उससे पहले उनको, वो उन्होंने 14 दिन से पहले उनको, ये कि एक इतलात है कि जो 14 दिन उनको पूरे नहीं हुए थे, 8 दिन और 10 दिन में क्योंकि प्रेशर इतना था ज़ायरीन का, उन्होंने कहा हमने देख लिया, तसल्ली कर दी, इनकी अभी कोई जो है वो इस तरह का उनके कोई अच्छा, एक वायरस जो है कोरोना वायरस का वो नहीं होगा। मैं समझ गया, आप एक अंदाजा हो गया कि जो आप क्या बता रहे हैं। लेकिन मेरा एक और सवाल है पर्टिनेंट, ये बहुत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि कोई जंगजू लोग थे, कोई तकरीबकार थे, किसी तंजीम के लोग थे, उनको खास तौर पर निकाला गया है वहां से 1000 1500, एक अजीब यानी इस मौके पर भी एक ऐसा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जिससे पाकिस्तान में फ़िरका वारियत में इजाफा हो, ईरान के हवाले से स्पेशल कोई शिया कम्युनिटी के हवाले से कोई स्पेशल जज्बात पैदा हो, ये भी एक हमें कोशिश नज़र आ रही है। आपके पास क्या इत्तला है, कोई ऐसे कोई लोग इस तरह के भी वहाँ से निकले? सर देखिए, हमारे पास कोई इस तरह की इत्तला नहीं है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल इसी तरह है, बलूचिस्तान इस तरह की जो सिचुएशन है वो फेस करता है। जब तालिबान अफगान बॉर्डर से आते हैं तो लोग कहते हैं ये तालिबान है। अब किसी के चेहरे पर माथे पर लिखा नहीं होता है कि वो तालिब जंगजू है, वो तालिबान फोर्स में से है। इसी तरह जेनोबियन वो उनके ज़रूर होंगे, उनको मैं रूल आउट नहीं कर सकता उसकी पॉसिबिलिटी को, लेकिन क्या वो गन के साथ आ रहा था, क्या उसके पास जो है वो वैलिड उसका जो है जो पासपोर्ट था वो पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं था, वो ईरानी पासपोर्ट था, या सीरिया में जो है वो लड़ते हुआ कोई सर्टिफिकेट था? नहीं, कतन ऐसे नहीं, वो निकले होंगे वो और ये रूटीन का मसला है। यहाँ से हमारे पास मीडिया की रिपोर्ट बिल्कुल थी, यहाँ पर जो है पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से लोग वॉलंटियर जाते थे, और जिस तरह अफगान जहाज में जो है यहाँ से जो है पंजाब का बंदा भी मिलता था हमें, शहजादा साहब ये तो हमें पता है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि 1500 2000 लोग खास तौर पर हुकूमत के कहने पर एक पूरे जत्थे की तरह वहां से निकाले गए हैं, कोई इस किस्म की इत्तला आपके पास है? नहीं सर, बिल्कुल कतन। देखिए 15,000 सर, 1500 1000 बंदा एकदम से इकट्ठा, उनके साथ औरतें बच्चे। हाँ, जरूर यह है कि उन बैचेस में जो ज़ायरीन आ रहे थे, उसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है, 4 लोग वो लोग हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, लेकिन सर, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि 1500 को आप ट्रांसपोर्ट किस तरह करेंगे? 700 किलोमीटर का है, हेलीकॉप्टर से आपने उनको वो पॉसिबल नहीं है। गाड़ियों को अगर है तो गाड़ियां उनके साथ लगती हैं, बाकायदा उनको जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है एफसी की उसमें। कतन ऐसे नहीं कि 1500 को 100 500 50 60 की कोई बात हो सकती है, लेकिन 1500 को असल में सर ये बात वही बात है कि बहुत अरसे से बलूचिस्तान काफ़ी पुरअमन रहा है, इसमें किसी किस्म का कोई बहुत बड़ा वाक़या नहीं हुआ है। अब शायद वो लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि एक इल्ज़ामात पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, और सोशल मीडिया आप देखें भरे हुए हैं, वो ये चाह रहे हैं कि जनाब ये ईरान का कसूर है, ताकि ईरान से जो है वो बॉर्डर बिल्कुल क्लोज़ हो जाए, उनकी जो है ट्रेड जो है ईरान से ट्रेड का जो है सारा चीज़ें मुनक़ता हो जाए, और लोग जो है ना जाएं यहाँ से। ये उनका हमेशा से ये रहा है कि वो लोगों को डिस्करेज करते हैं, और बॉर्डर एरिया में एंटी शिया जो है वो उस तरह से प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ ही रहिए आप शहजादा साहब, करने की कोशिश करते हैं। जी शहजादा साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। राना साहब, बात यह है कि मेरी जिन लोगों से बात हुई है वो भी ये कह रहे हैं कि ख़ास किस्म का मखसूस माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। असल वाक़या ये है कि जिस वक्त ये बीमारी फूटी है तो ईरान तो वैसे ही पूरी दुनिया की उसको सैंक्शंस का भी सामना है, वहाँ पर उनका अपना सिस्टम भी कोलैप्स किया गया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी कि ये जो ज़ायरीन हैं इनको ईरानियन गवर्नमेंट से कहा था कि इनको आप पाकिस्तान ना भेजें, बिल्कुल उसी तरह जैसे चाइना में वुहान में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थे, तो पाकिस्तान का जब चाइना के साथ मामला हुआ तो पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की कि हमारे पास क्योंकि सिस्टम नहीं है इतना एडिक्वेट, आप इनको ना भेजें। चाइना बड़ा मुल्क था, उनका सिस्टम ऑर्गेनाइज था, उन्होंने पाकिस्तान की इस तजवीज़ को एक्सेप्ट कर लिया और स्टूडेंट्स को वहाँ पर रखा। यहाँ पर बड़ी
ह्यू एंड क्राई हुई, बड़ा हमने देखा फैमिलीज ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इट टर्न्ड आउट टू बी वेरी गुड। लेकिन क्योंकि ईरान के पास अपना कुछ सिस्टम इस तरह का नहीं था, उनके अपने मुल्क में बहुत बड़ी तादाद में ये लोग अफेक्टेड थे, तो उन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट की इस तजवीज़ को नहीं माना। वो लोग जब यहाँ पर आए, अब ये जो सारा मामला है जिसमें डेफिनेटली जैसे शहजादा साहब कह रहे हैं कि एक बद इंतज़ामी इसलिए हुई कि वहाँ पर ना तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, ना वहाँ पर कोई बिल्डिंग, ना आप उनको 14 दिन क्वारंटाइन कहाँ वहाँ पर उनको करेंगे। तो अब इस अपॉर्चुनिटी को, जैसे शहजादा साहब ने कहा कि अफ़गानिस्तान बलूचिस्तान में बड़े अरसे से अमन था, एक उसको इमेज को ख़राब करने के लिए, फिर ख़ास तौर पर ईरान के लिए मखसूस या नफ़रत के जज्बात उभारने के लिए, पाकिस्तान के अंदर जो कम्युनिटीज़ हैं उनको डिवाइड करने के लिए, क्योंकि इंडिया आपको पता है मौजूद है इसका। और ये जो आपको बहुत सारे ये जो जर्नलिस्ट या ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ इस इशू को खड़ा करती हुई नज़र आ रही हैं, आप ट्रेडिशनली अगर उनको देखें तो ये वो लोग हैं जो इंडिया के साथ टिल्ट करते रहे। भले आप ख्वाजा आसिफ को सुन लें, नून लीग को सुन लें इंडिया के साथ, और वो जो एक एंटाई जो ईरान इनका जो एक स्टैंस है, आपको नज़र आता है कि इसके पीछे वो चीज़ भी प्ले अप कर रही होगी। राना साहब जी, समीर साहब देखें, शहजादा साहब ने बड़ी तफसील से आपको बताया है कि ये क्या असल सूरत हाल क्या है। मसला ये है बदकिस्मती से कि हमारे मुल्क में कुछ अनासर ऐसे हैं जिन्होंने इस बात का ठेका लिया होता है कि कोई भी मामला हो, अब ये एक कुदरती आफत है, एक वबा है, उसमें हमें पूरी कौमी यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए। वो इस मसले को भी शरंगेज़ी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। समीर साहब, बात सीधी सी है कि वो ज़ायरीन ईरान गए थे, ईरान में ये वबा फूटी, वहाँ बहुत सारे उनके अपने लोग इसमें जाँ बहक भी हुए हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बीमारी का शिकार भी हैं। और जैसे आपने बताया कि ईरान जो है वो बैनुल-अक़वामी पाबंदियों का सामना कर रहा है, उनके पास इतने वसाइल ही नहीं। हुकूमत पाकिस्तान ने उनसे ज़रूर ये रिक्वेस्ट की कि आप इनको कुछ दिन वहाँ रख लें, लेकिन वो ज़ायरीन को नहीं रख सके, जो भी वजूहात हैं उसकी। समीर साहब, इसी तरह हमारे पाकिस्तानी जो हैं, आपको पता है कि उम्रा के लिए सऊदी अरब भी गए हुए हैं। अब सऊदी अरब ने फ़्लाइट्स बंद कर दी, तो इस सूरत हाल में हमारे PIA के CEO जो है एयर मार्शल अरशद मलिक साहब, उनकी ज़ाती कोशिशों से सऊदी गवर्नमेंट ने ये इजाज़त दी कि PIA की फ़्लाइट्स यहाँ से खाली जाएं और उनको लेकर आ जाएं। अब ये है कि वो वहाँ से उन उम्रा ज़ायरीन को लेकर आएंगे और उनको भी इसी तरीके से लाकर यहाँ उनका पूरा अपना देखा जाएगा कि किसी में कोई इस तरह के ये वायरस वगैरह तो नहीं है। लेकिन ये जो ईरान के हवाले से स्पेशली इस किस्म की गुफ्तगू इस मौके पर करना, वो भी पाकिस्तानी हैं जो आए हैं, ठीक है, उनको यानी लोग बेसिकली ये एक इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ कर रहे हैं एज ए स्पॉइलर कि ताकि मजीद जो मसला इमरान खान है, निशाना इमरान खान सियासी मकासद है समीर साहब, और कुछ नहीं है कि ये जुल्फी बुखारी को बदनाम करके किसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? इमरान खान को। जुल्फी बुखारी का क्या मसला इसमें? मसला ये है समीर साहब, अल्लाह के फजल से पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है, पूरी दुनिया मान रही है, और वहाँ पे तफ्तान में भी और मुल्क के बाकी हिस्सों में भी देखें, पाक फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा की हिदायत पर हमारे फ़ौजी जवान जो हैं और अफसरान वो दिन रात एक किए हुए हैं कोरोना के मरीज़ों की देखभाल के लिए और इस बारे में कौम की और सिविल हुकूमत की मदद करने में। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो कहाँ से कोई शरपसंद दाखिल हो सकता है? बिल्कुल फ़ख्र, मैंने आपको पहले वो रिपोर्ट भी दिखाई है, अमेरिका लोग असला ख़रीद रहे हैं। फिर मैं आप चाहूँगा कि आप इस पर बात करें। पूरी दुनिया अब हॉस्पिटल्स जो हैं हेल्थ केयर को नेशनलाइज करने की बात कर रही है कि ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो हैं शायद वो इतनी कैपेसिटी बिल्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो मुनाफे की बुनियाद पर ये सब कुछ करते हैं ना, रुपये बनाने के लिए। मुनाफा है असल बुनियादी तौर पर, ये जिसको हम कहते हैं कि बस जमहूरियत ही हुस्न है और यही इसी में लोगों का भला है और यही गरीबों का सिस्टम है। ये तो अमीरों का सिस्टम है और अमीर लोग पैसा लगाते हैं पैसा बनाने के लिए। ये सारे जो इनके जो कंट्राडिक्शंस हैं इस सरमायादाराना निज़ाम के, वो भी आपके सामने आए। क्या आप कहेंगे इस पर? देखें, ये समी साहब आपके सामने अब सूरत हाल आ गई है कि किस तरह से सिस्टम्स के हवाले से पहले एक बहस होती थी, कैपिटलिज़म, कम्युनिज़म और उसके बाद जमहूरियत, और अब ये जो वीडियो जिसका आप तस्करा कर रहे थे इसको अगर आप सामने देखें और फिर इसी तरह से जो मेडिसिन इंडस्ट्री है उसको देखें, तो अब इस सारी सूरत हाल के अंदर
वही जो सरमायादार है, वही जो कि पैसे बनाना जानता है, किस तरह से सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करना होता है, वही इस चीज़ को कैश आउट कर रहे हैं। हालांकि आप ये देखें कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक वबा फैल गई है, उसको कंट्रोल करने के लिए यही कहा जा रहा है कि लोग घरों में रहें और कम से कम बाहर निकलें। लेकिन अब जब इस तरह लेकिन वो तो इधर होने नहीं दे रहा है। वो तो देखे ना, अभी ये मेडिसिन देखे ना, जितने लोग ज़्यादा बीमार होंगे, जितनी मेडिसिन इस्तेमाल होगी, जितनी वैक्सीन इस्तेमाल होगी, जहाँ पर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर हैं, बड़ी बड़ी मेडिसिन कंपनी है, ये पैसा सारा उन्हीं को जाएगा ना। अब अगर 1.6 ट्रिलियन ऐलान किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, तो वो बहुत सारा पैसा अद्वियात खरीदने में जाएगा। ये जो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, माफिया की सूरत में खून निचोड़ रही हैं, ये तो सारे का सारा उन्हीं के पास जाएगा ना। आम आदमी के बारे में तो मैं न्यूयॉर्क टाइम का एडिटोरियल पढ़ रहा था, वो कह रहे थे जी कि हर बंदे को $2000 दे दें आप। अब $2000 क्या मिलेगा? और वो जो 1.6 ट्रिलियन डॉलर हैं, वो तो ये फार्मास्यूटिकल्स, ये बड़ी बड़ी कंपनीज, ये तो सारा उन्हीं के पास है। यहाँ पर भी ये जो कह रहे हैं कि जी निकलें बाहर, लोगों को ज़्यादा बीमार करना है, और भाई करें बंद दुकानें, आप बिल्कुल लोगों को क्वारंटाइन करें, महदूद करें उनके घरों तक, ताकि ये वबा जल्द से जल्द इससे आप जान छुड़ाएं। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि वो बस लोग ज़्यादा से ज़्यादा बीमार हों। क्या फिर ये वही पैसे वाली बात ही है ना? बिल्कुल। इससे ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि आप देखें कि कुछ अर्से पहले न्यूजीलैंड में एक वाक़या पेश आया था, फिर उसके बाद सब ने जो गन्स जो थी उसके लाइसेंस के हवाले से एक पॉलिसी बनाना शुरू कर दिया और वापस लेना शुरू कर दिया। अब ये जो सूरत हाल सामने आ रही है, इसको अगर आप देखें, क्योंकि जो डिज़ीज़ है कोरोना वायरस जो है वो तो इनविजिबल है, तो ये असला जो है वो लोग ख़रीद रहे हैं, तो ये कल को क्या सूरत हाल बनेगी, वो किस तरफ जाएगी सूरत हाल, ये यकीनी तौर पर जो है वो एक एथनिक इशू बन सकता है। वहाँ पे अमेरिका में बहुत सारे वहाँ पर वो इशू बनता है, यहाँ पर ये ईरान के बारे में, शियाओं के बारे में, कुछ और इस तरह की चीज़ें करके लोगों को ज़्यादा पैनिक करें निकाल के। बहरहाल यहाँ पर मुझे पैनिक की सिचुएशन है। छोटा सा एक वक्फा लेना है, मैं तो आपको मैं रोक रहा हूँ। जब वापस आते हैं तो इसी मौजू पर हम बात करेंगे और देखेंगे कि और मज़ीद इस सारी सूरत हाल को लोग किस तरह अपने हक़ में अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, इससे बड़ी सफाकी और इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता कि आप इस ऐसे ह्यूमन क्राइसिस के मौके पर आप अपनी जो पॉलिटिकल पर्पसेस हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अचीव करने की कोशिश करें। छोटा सा वक्फा, गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक नाजरीन। तज्जिया में हम जो हुकूमती इक़दामात हैं उनके हवाले से बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया में कोरोना का वायरस का एक इशू है और लोग अपने अपने माशरे की तरजीहात को देखते हुए उसे हमें हल करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक चीज़ तो हर जगह हमें नज़र आ रही है कि लोगों को उनकी नकलो हरकत को महदूद किया जा रहा है और बिजनेसेस को बंद किया जा रहा है, और हुकूमतों को इस बात का अदराक है कि ये कारोबार को नुकसान हो रहा है, तो वो उनके लिए जो पैकेजेस हैं उसका भी साथ साथ वो अनाउंस कर रहे हैं। डेफिनेटली जो बड़ा कारोबारी आदमी है वो बड़ा हिस्सा ले जाएगा। गरीब आदमी ख़ास तौर पर उन सरमायादाराना निज़ामों में इस बात का कोई इम्कान नहीं कि उसको कुछ ज़्यादा हिस्सा मिले, जैसा कि माजी में होता रहा है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हमें हरकत नज़र आ रही है। यहाँ पर मैंने ब्रेक पर जाने से पहले भी कहा कि सिंध में कम अज़ कम हमें यह नज़र आ रहा है कि वहाँ पर लोगों की नकलो हरकत को महदूद करने की कोशिश की जा रही है, और यही वो तरीका है जिससे इस बीमारी का आप सद्देबाब कर सकते हैं, इसके फैलाव को आप रोक सकते हैं। और जो दिन गुजरेंगे वो लोग क्वारंटाइन रहेंगे, महदूद रहेगी उनकी नकलो हरकत, जैसे ही वो सेहतयाब होंगे, अगर वो बाहर आके दूसरे लोगों से मिलेंगे भी तो इस बीमारी के फैलने का ख़दशा नहीं रहेगा। अभी ब्रेक में एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर मुझे फ़ख्र बता रहे थे कि अगर आप एक आदमी को क्वारंटाइन करते हैं तो कितने आदमियों तक ये बीमारी का जो फैलाव है आप उसको रोक सकते हैं। ये टर्किश एक रिसर्च है। मुझे आप फ़ख्र बता रहे थे, ज़रा नाज़रीन को भी बताइए। हाँ जी, हमें अभी जो है आज टर्किश मीडिया में एक रिपोर्ट आई है, स्टैटिस्टिक्स आए हैं कि एक शख्स को अगर उसकी नकलो हरकत जो है महदूद कर दी जाए तो उससे 200 से ज़ायद केसेस जो हैं उनको रोका जा सकता है। अंदाज़ा करें आप। तो ये उसका इम्पेक्ट है, और अगर इसको नहीं रोकेंगे तो फिर इसी तरह से वो रिवर्स में, यानी कि नेगेटिवली जो है वो इम्पैक्ट कर सकता है कि उससे फिर
केसेस जो हैं मल्टीप्लाई हो सकते हैं। क्योंकि अगर ये बीमारी ज़्यादा फैलती है, ज़्यादा लोग नमूनिया का शिकार होते हैं, तो इतना आपके पास ना वेंटिलेटर्स हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में तो 1.25 लाख लोगों पर एक वेंटिलेटर है हमारे पास, तो सिस्टम ही नहीं है। तो वो एक खाम में सिर्फ ये देखना कि इससे कारोबार को नुकसान होगा। भाई आप जो इंटरेस्ट रेट है आपने जो 0.75 कम किया है, इसको ज़्यादा कम करें। ये एक आफत है, प्राइम मिनिस्टर खुद कह चुके हैं कि कर्जा बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक को माफ़ करना होगा। भूल जाएं आप IMF क्या कहती है, भूल जाएं आप दूसरे बैंक क्या कहते हैं। थिंक अबाउट पीपल। ये एक कैटास्ट्रॉफी है, एक ह्यूमन क्राइसिस है। इसमें आपके जो आउट ऑफ द बॉक्स आपके डिसीजन होने चाहिए लोगों की प्रोटेक्शन के लिए, ना कि कारोबार की प्रोटेक्शन के लिए। आप वीडियो बयान जारी कर रहे हैं जी, ओ जी क्यों दुकानें उन्होंने बंद की जी, गार्डियन कहता है जी इतना होगा तो आप इतनी दे। भाई अगर ये 6 महीने भी बंद रखना पड़े तो आप इसे बंद रखें, और जो हुकूमती वसाइल हैं वो सारे के सारे आप लगाएं यहाँ पे। छोड़ें आप क्या शराइत हैं किसी की, जो पाकिस्तान के लोगों को जो ज़रूरत है आप उन्हें दें। क्योंकि जिस वक्त सैलाब आता है, जिस वक्त वो आफत आती है, हर चीज़ सस्पेंड हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ लोगों की जो फलाह है या जो जिसमें लोगों की बेहतरी है वो हमारे सामने रह जाती है। खैर ये तो एक समी साहब एक बात मैं कहूँगा, देखिए जैसे मार्केट एसोसिएशंस होती हैं डिफरेंट छोटे ताजिरों की, उनको आप मोबिलाइज़ करें और ये इसको रोकने के लिए एक जैसे वो अपने लोगों की वेलफेयर की बात करते हैं तो उसमें उस इलाके के मुखय्यर हजरात से रिक्वेस्ट की जा सकती है कि वो इस तरह के एक छोटा फ़ंड क्रिएट करके उसमें वो करें, ताकि वो जो बिजनेसेस है उसको आर्जी तौर पर अगर बंद करना पड़ता है और ये इकदाम उठाने पड़ते हैं तो वो जो तबका जिसका सिर्फ रोज़गार ही जो है ना वो दिहाड़ी की बुनियाद पर है, तो उसको कम से कम फाइनेंशियली हेल्प किया जा सकता है। बिल्कुल यही है कि आप हेल्प करें, इस वक्त पैसा दें उसको। साहब भाईजान बात ये है कि ये शहबाज गिल साहब जो हैं ये कोई अकल के नाखन लें, तो सियासी मुखालफत को एक तरफ रखें। जो काम वज़ीर आला सिंध ने किया है वो सिंध के आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने किया है, उन्हें इस वबा से महफूज रखने के लिए किया है, उसकी खुले दिल से तारीफ़ की जानी चाहिए। और ये जो देखें मैं आपको अर्ज़ करूं भाईजान, हुकूमत के करने के क्या काम है, देखें मुख्तलिफ जगहों पे पैकेज आए हैं, किसी जगह कोई, तो ये कम अज़ कम ये काम शहबाज गिल साहब ये अपनी हुकूमत को कहें कि भाई जितना अरसा ये कारोबार बंद होते हैं या ये वबा चल रही है, आप ये जो कारोबारी तबका है, दुकानदार हैं सारे, इनके बिजली के बिल माफ़ कर दें। कोई ना कोई चीज़ तो उनको देना कि इस अरसे के दौरान हुकूमत उनसे बिजली के बिल नहीं लेगी। ये काम तो हुकूमत कर सकती है ना। बिल्कुल, गैस का बिल नहीं लेगी, बिजली का बिल नहीं लेगी, जो दुकानों के किराए हैं उसमें सब्सिडी वो हो जाएगी, गवर्नमेंट लोगों वो उनको देगी। जिन्होंने बैंकों से कर्जे लिए हुए हैं वो उनकी जो किस्तें हैं उसको डेफर करेगी। ये जो लोग क्रेडिट कार्ड्स, हर बंदा क्रेडिट कार्ड पे अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है और तनख्वाह आती है तो वो उसके किस्त देता है। तो जो प्राइवेट लोग बेचारे जो बिजनेसेस बंद हो गए हैं, तो बैंकों को ये कहे गवर्नमेंट कि आप इनको 3 महीने इंटरेस्ट ना लगाएं और अगर इनकी पेमेंट नहीं आ रही तो आप इन पर कोई पेनल्टी मत लगाएं, इनका कार्ड ब्लॉक मत करें। और भाई ये काम है आपके करने के, आप आके नई नई कहानियां शुरू कर रहे हैं, नए नए वो जैसे नून लीग वाले कर रहे थे कि जी इस वक्त पंजाब को ज़रूरत है शहबाज शरीफ की। कल उनका ये नारा था और आज जैसे आपने कहा जुल्फी बुखारी ने यह कर दिया, अली जैदी ने यह कर दिया। एक ख़ास आप सेक्टेरियन एनवायरनमेंट पाकिस्तान में क्रिएट करना चाहते हैं, सिर्फ इमरान खान की मुखालफत में आप उसको तनकीद का निशाना बनाने के लिए ये काम कर रहे हैं। तो बड़े अफसोसनाक हैं ये सारे मामला, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी साहब जो है आप बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहे थे जिसमें अभी वो रेशियो 12.50 किया गया है, तो बैंकिंग सेक्टर को जो है वो ये इस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जिस तरह आप सजेस्ट कर रहे थे कि अगर लोगों के पास ATM कार्ड हैं और इस तरह से है तो वो कोई ना कोई एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी बनाकर, और हमें बिल्कुल यकीन है कि ये क्राइसिस टेम्परेरी है, आर्जी है, कौम इससे जो है निकल आएगी बाहर और जल्द निकल आएगी। लेकिन जहाँ राना साहब कह रहे थे कि जो इस वक्त सियासत करने का टाइम नहीं है, अपोजिशन और हुकूमत को एक दूसरे के ऊपर जो है वो जुगतबाजी या नुक्ताचीनी करने या तनकीद करने का टाइम नहीं है, एक नेशनल कंसेंसस, एक हारमोनियस सूरत हाल। अच्छा जी, ये तो बड़ी संजीदा हमने बात की है, शहजाद साहब भी सुन रहे हैं। मैं आपको एक सोशल मीडिया बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और पाकिस्तान की कौम बड़ी टैलेंटेड कौम है। एक सोशल मीडिया कोरोना के हवाले से एक नौजवान ने अपने गिटार के साथ एक गाना बनाया उसने। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ज़रा आप भी सुने, ये क्या टैलेंटेड कौम है राना साहब, और क्या यानी इस क्राइसिस में भी कैसी ज़बरदस्त ये स्पिरिट चाहिए हमें। सुनिए ज़रा, ज़बरदस्त मैसेज, आखिरी जो लाइनें आपने सुनी। मुझे यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेना है, वापस आते हैं तो इसी इशू पर बात करेंगे।
वेलकम बैक नाजरीन। तजिया में राना ताहिर मेरे साथ हैं, फ़खर रहमान मेरे साथ हैं और शहज़ादा जुल्फ़िकार कोयटा से उन्होंने हमें ज्वाइन किया और हम बात कर रहे थे कोरोना की। और ये जो सिस्टम है सरमायादाराना निज़ाम, ये बड़े आदमी को ही प्रोटेक्ट करता है, जो गरीब आदमी है वो इसमें रह जाता है। मैं एक ये ख़बर पढ़ रहा था, आपको उसका जो डिसीजन है ये बताया जा रहा है कि शायद जो महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट जो बजट आ रहा है इसमें मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं उनको बढ़ाने का सोच रही है। और उसमें ये था कि ज़ाहिर है इसमें मुजाहरे भी हुए और ज़्यादातर जो मुजाहरे करते हैं ये कोई बड़े ग्रेड के अफसरान नहीं करते, ये बेचारे क्लर्क करते हैं, छोटे जो स्केल्स में मुलाजमत कर रहे होते हैं वो करते हैं। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि इस पर शहज़ादा साहब आपका कमेंट लूँ। ये मैं लाइन पढ़ रहा हूँ कि जिसमें उन्होंने प्रपोज़ल क्या बनाई है कि ग्रेड 1 से 16 के जो मुलाजमीन हैं मौजूदा बुनियादी तनख्वाह का 50% उनमें उनको इजाफ़ा किया जाए और जो 17 से 20 के अफसरान हैं उनको 100% इजाफ़ा किया जाए। यानी जिसकी तनख्वाह कम है, जो बहुत गरीब है, उसका सिर्फ 50% और जो आगे 20 तक हैं उसको 100%। अच्छा, फिर ग्रेड 21 और 22 के अफसरान को 150% यूटिलिटी अलाउंस देने की भी तजवीज़ है और 36 वफाकी वजारतों के सेक्रेटरीज़ और 48 डिवीज़नों के एडिशनल सेक्रेटरीज़ को सूबों के चीफ सेक्रेटरी के बराबर 4 लाख रुपए एग्जेक्टिव अलाउंस देने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है, बल्कि ऑलमोस्ट इस पर अमल दरामद कर लिया गया। शहज़ादा साहब, ये जिसकी तनख्वाह कम है, इस महंगाई में ज़्यादा ज़रूरत तो उसकी होती है, जो ऑलरेडी बड़े पैसे जिसके पास हैं उसी को लाखों रुपए दे रहे हैं। ये सिस्टम कभी किसी गरीब की बात भी सुनेगा? सर, आपने तो पहले ही कह दिया था कि जो सिस्टम है वो सिस्टम अमीरों को ही प्रोटेक्ट करता है और गरीबों के लिए उसका कोई वाली वारिस नहीं है। अब आप मुझे बताएं कि ग्रेड 1 से लेके 16 तक जो है उनके पास, उनको बड़ी मुश्किल से जिसकी कोई दव चल लग गया, आपकी मेरी सिफारिश, किसी की सिफारिश से उसने घर कोई सरकारी ले लेना है, अदरवाइज़ बेचारे सारे जो हैं वो वैसे ही होते हैं। उनके पास ना उनके पास टेलीफोन उनको अलाउंस है, ना उनका मुझे बताएं कि स्पेशल अलाउंस है, ना उनके पास कोई और मरात है, ना उनके पास कोई गाड़ी होती है, ना उनको कोई स्कूटर मोटरसाइकिल कहीं ना कहीं अगर कोई किसी का दौर लग गया, अदरवाइज़ नहीं है। तो 200% तो इनको देना चाहिए जिनके पास ऑलरेडी जो है, जिनकी तनख्वाहें उनके चले जाते हैं बैंक से, उनको तो कोई ख़र्चा ही नहीं होता। तो सारी गाड़ियां उनकी, टेलीफोन, गाड़ियां, पेट्रोल, बच्चों को लाना ले जाना, सारा कुछ सरकार को लेकिन फिर शहज़ादा साहब, मेरा सवाल है आपसे, मेरा एक सवाल है, एक्सेप्शन जरूर है, मेरा एक सवाल है आपसे कि ये जो सारा सिस्टम है, जो जिसको हम जमहूरियत कहते हैं, ये इसमें कोई गरीब आदमी इलेक्शन लड़ सकता है? कोई गरीब आदमी किसी पार्टी का टिकट ले सकता है? 2 करोड़ तो पहले पार्टी फंड चाहिए उसको टिकट लेने के लिए, फिर 5 से 10 करोड़ रुपया इलेक्शन लड़ने के लिए चाहिए। तो ये सिस्टम जो है, ये पाकिस्तान के गरीबों का नुमाइंदा सिस्टम कैसे है? मुझे ये मेरा सवाल है आपसे, मैं बड़ा जाहिल आदमी हूँ, मुझे समझा दें ज़रा। ये नहीं सर, कोई नुमाइंदा नहीं है। देखिए, गरीब की बात नहीं, गरीब की बात सब करते हैं, लेकिन गरीब को वोट लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब वोट ले लेते हैं, उनके पास उन गरीबों के लिए कोई पॉलिसी उनके पास नहीं है। ये आपने ख़ुद देख लिया, अभी आपने पढ़ के भी सुना दिया कि मुझे बताएं कि 200%, 150%, 100% उन्हीं लोगों को आप मराद दे रहे हैं जिनके पर आपका सिस्टम चल रहा है। उन्होंने अपने लिए करना है। 1 से 16 तक को तो आपने कह दिया आपको हम खुश कर देते हैं, 50% बेसिक अलाउंस का हम आपको दे देंगे। आटे की कीमतें देख लें, महंगाई देख लें, बिल्कुल ठीक है। मैं कहाँ जा रही है? बिल्कुल। राना साहब, ये मुझे बता दें कि वो जरदारी साहब जो कई 100 अरबों के मालिक हैं, 15 शुगर मिले हैं, ये नवाज शरीफ साहब बेटों की इतनी बड़ी बड़ी जायदादें, जाती उमरा को 10 अरब की सिर्फ ज़मीन है, और ये सारे ये जो लोग हैं ये गरीब का दुख महसूस करने वाले हैं और उनके मसाइल को ये हल करने वाले हैं। और फिर हमें बताया जाता है ट्रक की बत्ती के पीछे वो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल हमारे जो कहते हैं बस जमहूरियत ही पाकिस्तान की बका है। समी साहब, बात ये है, आप देखें, ये जिस जमहूरियत का रोना हमारे मुल्क में रोया जाता है, और ये रज़ा रवानी जैसे दानिश्वर जो हैं वो ज़्यादा शोर मचाते हैं। अब आप मुझे बताएं कि बलूचिस्तान में हैं शहज़ादा साहब, इनसे पूछें कि वहाँ कोयले की कानों में काम करने वाले कितने मज़दूर बलूचिस्तान असम्बली के मेंबर हैं, सिंध में कितने हारी सिंध असम्बली के मेंबर हैं,
पंजाब में कितने टेक्सटाइल मिलों के या शुगर मिलों के मजदूर जो हैं वो पंजाब असम्बली में है, इसी तरह आपके नेशनल असम्बली में है। ये सारा जो फ्रॉड है ये गरीब के नाम पर गरीब के इस्तेहसाल के लिए किया जा रहा है। बिल्कुल। और राना साहब वक्त ख़त्म हो गया है, लेकिन मैं जाने से पहले इतना बात करूंगा कि 3 महीने 4 महीने की तनख्वाहें कोई सेठ भला किसी मीडिया आउटलेट में ना दे, लेकिन बस वो जो गरीब जो वर्कर है अगर उसको पैसे ना मिलें, उसका चूल्हा ना जले तो सहाफ़त को कोई ख़तरा नहीं। लेकिन वो एक बड़ा सेठ जिसके पास पता नहीं कितनी जायदाद है, कितनी ज़मीनों पर उसने कब्ज़ा किया है, अगर उसको नैब पकड़ ले तो आज़ादी सहाफ़त तो बड़े शदीद ख़तरे में पड़ जाती है। और उसके लिए तकरीरें करते हैं वो एंकर जो 50-50 40-40 लाख रुपए महीना तनख्वाह लेते हैं और जिनकी तनख्वाह कभी लेट नहीं होती। कोई उस गरीब सब एडिटर का नहीं सोचता, उस NLE का नहीं सोचता, उस कैमरामैन का नहीं सोचता जिसको तनख्वाह अगर मिलेगी तो उसके घर का चूल्हा जलेगा और वो महीनों तनख्वाह नहीं मिलती, लेकिन सहाफ़त की आज़ादी को कोई ख़तरा नहीं होता। ये हमारे यूनियन के लोग भी और ये जो बड़े बड़े हमारे कायदीन हैं ये भी जब सेठ अंदर जाता है तो फिर आज़ादी सहाफ़त को ख़तरा होता है। इजाज़त दीजिए नाज़रीन, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।